नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के ऊपर पर डे एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है और एसएससी सीजीएल के ऊपर भी पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो जिनको भी एग्जाम देना है आने वाले समय में, सभी प्रश्नों को अच्छे से सुने, एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार देखिए और पीडीएफ के साथ रिवीजन जरूर कर ले। साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो आप एरो देख के जो सामने में लिखा हुआ चीज़ होता है, ये आपके काफ़ी काम के होते हैं और ये मैं किसी बुक से नहीं लाता, ये मैं रिसर्च करके लाता हूँ कि आने वाले समय में एग्जामिनर कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं पास्ट कुछ भी दिनों से, जैसे 6 महीने से भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो इनका फ़ायदा उनको दिखा होगा। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सबसे पहले ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये कौन से बैंक है भाई? तो ये जो है आपका ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स का बैंक, ब्रिक्स जानते हैं ना, है ना। बी से हो गया ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक संगठन है जिसका अपना एक बैंक है जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो संघाई के अंदर है। और संघाई कहाँ पे है? तो चीन के अंदर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एनडीबी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो चाइना नहीं बताना है, ब्राजील बताना है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये ब्राजील में करा गया था 2014 ईस्वी के अंदर। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे घोषित किया गया? तो आपका संघाई चाइना के अंदर। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट था। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है आपका कि ब्राजील के पूर्व लेडीज राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ जो है इनके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। किसके? एनडीबी के अंदर। एनडीबी का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसकी मुख्यालय संघाई में है, बता दिया मैंने। एनडीबी की स्थापना 2014 में होती है ब्राजील में, ये भी बता दिया। अब ये इसमें 5 जो देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये भी बता दिया। 2022 में जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी ना, ये आपका चाइना के अंदर हुआ था, जहां पे मोदी साहब जो है वर्चुअली तरीके से इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो 2022 में ब्रिक्स की अगर बैठक करंट से आ जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है ना, फिर भी अगर आ जाए तो आपका आंसर चाइना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एनडीबी अभी आपने देखा ना, एक आप एडीबी सुने होंगे, है ना। इसे बोलते हैं दादा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी मुख्यालय पूछी जाती है और स्थापना पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना दादा 1966 में हुआ था और इसकी मुख्यालय जो है ये फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पे है? एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। और ये कब स्थापित हुए थे? 1966 में। देखिए, मनीला में एक और चीज है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान जो है ये भी मनीला में है। तो भैया राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है? तो ये कटक के अंदर है। कटक कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। ये क्या कहने की बात है ना। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एडीबी के बारे में। एक इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा संस्था है डब्ल्यूबी, विश्व बैंक। जो मैंने कल आईएमएफ बताया था कि भाई आईएमएफ में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो आईएमएफ में जो है 190 सदस्य है। तो विश्व बैंक और आईएमएफ ये दोनों एक ही साल अस्तित्व में आए थे 1944 में, लेकिन काम करना स्टार्ट किए थे 1945 से। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में हमने बताया था। आईएमएफ और विश्व बैंक इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ही पूछा जाता है ना, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में शहर है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो है ये किस नदी के किनारे है? पहले रेलवे पूछता था। ठीक है, तो ये पेटोमेक नदी के किनारे है ना। और एक वाशिंगटन सुंदर भी है, इंडिया में क्रिकेटर है ना भैया, नाम कैसा है? वाशिंगटन सुंदर, है ना। तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बैंक के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, एडीबी, डब्ल्यूबी, एनडीबी, है ना, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी है ना। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, अभी हाल में जो है इनकी मृत्यु हो गई, 2-4 महीना पहले, है ना, इनकी मृत्यु हो गई। और जो भी फेमस कैरेक्टर के मृत्यु हो जाती है, मैंने कुछ दिनों से ये चीज को जो है थोड़ा सा रीड कर रहा हूं कि जो भी फेमस कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है, जनरल कंपटीशन में एग्जामिनर को जो है खजाना हाथ लग जाता है यहाँ से क्वेश्चन लेने के लिए। जैसे आपने पिछले साल देखा था कि जो पंडित बिरजू महाराज है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पंडित बिरजू महाराज से एग्जामिनर क्या ही कुछ नहीं पूछा
पूछा, किससे संबंधित है, किस घराने से है, कब अवार्ड मिला, है ना, ये जो भी है ना, सब आपसे जो है पूछा गया पंडित बिरजू महाराज के बारे में। तो यहाँ पर भी मैं आपको सलीम दुर्रानी साहब को आज मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सलीम दुर्रानी साहब की जो है मृत्यु हो गई हाल में। इन्होंने जो है सबसे पहले आपका अर्जुन पुरस्कार जीते थे, एक क्रिकेटर होने वाले, है ना, मतलब एक क्रिकेटर जो थे, मतलब क्रिकेटर वाली पेशा में सबसे पहले इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीते थे। ठीक है, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, और ये जो 2022 में अर्जुन पुरस्कार वितरित किए गए हैं, ये 25 खिलाड़ी को दिए गए हैं। ठीक है, 25 खिलाड़ी को दिए गए हैं 2022 वाला अर्जुन पुरस्कार। और 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने आदमी को दिए गए हैं? तो एक आदमी को। ये एक आदमी कौन है भैया? शरद कमल है। शरद कमल है जो क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार अर्जुन पुरस्कार कितने को मिले? तो 25 को। और मेजर ध्यानचंद कितने को मिले? तो 1 को। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि मेजर ध्यानचंद प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद साहब थे। ये शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद, और ये भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर है ना, भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर है। साथ ही साथ इनके बुक का नाम आपसे बहुत पूछा जाता है। तो माइंड मास्टर जो है इनके बुक का नाम है ना, माइंड मास्टर इनके बुक का नाम है। किसके बुक के? विश्वनाथ आनंद साहब के बुक के नाम है ना। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर। और इसके भी पूछ लिए थे अभी, आपके एमटीएस में भी पूछे और सीएचएसएल में भी पूछे, है ना। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कारण है भाई, क्रिकेटर में इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है, तो ये 2014 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा क्रिकेटर जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ये है आपका सैमुअल बेकट। देखिए, पढ़ने का यही तरीका आप भी अपनाइए। जो चीज एक चीज पकड़िए ना, उनके जड़ तक जाइए कि कहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, पहले से सोचिए। ठीक है, सैमुअल बेकेट, है ना। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं सभी बच्चे को बताता हूं, आप अपने आदत में एक चीज जरूर डालें कि एक मैगजीन जो भी आपको पसंद आता हो, जो भी प्रमाणिक मैगजीन हो, उसे जरूर पढ़ें। चाहे आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंपलसरी रहे कि भैया एक दिन डाटा नहीं भराएंगे, लेकिन महीने की मैगजीन नहीं छूटना चाहिए, है ना। ये बड़े काम करते हैं जी आपके पढ़ाई में, है ना। कितना भी दुनिया ऑनलाइन हो जाए, लेकिन मैगजीन पढ़ना आप नहीं छोड़िए। ये यहाँ जो मैं आपको सजेशन दूंगा सही ही दूंगा, है ना। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक कौन लगाए थे इंडिया के लिए? लाला अमरनाथ, ये भी पूछा गया है। वनडे क्रिकेट में प्रथम शतक जो है ये कपिल देव को माना जाता है। वैसे घरेलू काउंटी क्रिकेट में पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपिल देव को ही माने जाते हैं। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाए थे। इसके अलावा T20 क्रिकेट में पहला शतक जो भारतीय के द्वारा लगाया गया, ये सुरेश रैना के द्वारा लगाया गया था। देखिए, सुरेश रैना जो है ये तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी यूं ही नहीं बने, क्योंकि T20 में तो शतक पहली बार सुरेश रैना लगाए, और पहले टेस्ट और वनडे में तो बहुत सारे लगाए थे और इन्होंने भी लगा चुके थे। तो इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी सुरेश रैना बने। सुरेश रैना की जो किताब अभी आए हैं, इनका नाम है आपका बिलीव। क्या है? बिलीव, मतलब विश्वास होता है। ठीक है, इसके अलावा कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, और इनके भी किताब एक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, इस प्रकार से इनके किताब का नाम है। किनके? हरियाणा हरिकेन यानी कपिल देव के। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्तर का पार्टी नहीं है? देखिए, पार्टियों के जो राष्ट्रीय स्तर वाला पार्टी है ना, इसमें उथल पुथल मच गया है ना। तो आपको यहां से स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय स्तर के पार्टी नहीं है ना। तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल लेवल पार्टी? तो जो नेशनल लेवल पार्टी नहीं है, ये कौन कौन से हैं? तो तृणमूल कांग्रेस, इनसे भैया छीन गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनसे भी छीन गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनसे भी छीन गए हैं। तो ध्यान रहे, ये पहले राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन अब नहीं रहे, है ना। अब नहीं रहे, मामा जी का उम्र हो गया, है ना। तो अब भारतीय जनता पार्टी, अब कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी है? तो अब मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टी है। बीच में 9 राष्ट्रीय पार्टी हो गए थे, लेकिन 3 को हट गया है अब, है ना। ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, दीदी का हाथी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप, है ना। तो ये सभी जो है 6 जो है ये नेशनलाइज पार्टी है। और बाद में की जो अभी आपने 3 देखा, ये कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। और जो आप आरजेडी वगैरह, जेडीयू वगैरह देखते हैं, ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, चलते हैं आगे।
इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? देखिए एनिशिएंट जीके का ये क्वेश्चन है और ये सीजीएल 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विजय उत्सव किसे कहा जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन नॉन एज विजय उत्सव, है ना? तो ये आपको हम्पी उत्सव को कहा जाता है। अब हम्पी से आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये किस स्टेट की बात हो रही है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा लेता है एग्जामिनर कि हम्पी का खंडहर यानी मोन्यूमेंट ये वर्तमान में किस राज्य में है? तो आप कहते हो भैया कर्नाटक के अंदर है ना? तो हम्पी कहाँ होगा? कर्नाटक के अंदर। हम्पी से एक चीज और पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है? तो हम्पी जो है भैया ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है ना? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, यह उत्सव जो है सबसे पहले किसने मनाया होगा? हम्पी उत्सव। तो ये आपका 1336 में जो हरिहर और बुक्का जो आपका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, है ना? तो इन्होंने ही जो है विजय उत्सव का जो है प्रारंभ करवाया था हम्पी के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसे विजय उत्सव कहा जाता है। हम्पी उत्सव को आज भी मनाया जाता है ना? यह उत्सव जो है विरूपाक्ष मंदिर में मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलती है? 3 डेज, है ना? 3 दिनों तक चलने वाली ये उत्सव है ना? इसके अलावा हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ये कितने दिन तक चलती है? 10 डेज। कहाँ होता है भैया? नागालैंड के अंदर, है ना? क्या होता है? नागालैंड के अंदर। नागालैंड का जो मतलब राजकीय स्टेट का बर्ड है, इनका भी नाम हॉर्नबिल ही है। हॉर्नबिल ही है नागालैंड के जो राजकीय पक्षी है ना? इसके अलावा लाई हरोबा, इसे देवताओं का त्योहार कह देते हैं। देव दिवाली, इसे देवों का दिवाली कहते हैं, जो यूपी में मनाया जाता है। लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। इसके अलावा बतुकम्मा फूलों का त्योहार ये तेलंगाना में मनाई जाती है। इसमें गौरी की पूजा होती है, माता गौरी की। इसके अलावा मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायण गुजरात के अंदर, पोंगल तमिलनाडु के अंदर, मकर बिलक्कू केरल के अंदर, ये सभी के सभी फसलों की त्योहार हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है फसलों को त्योहार और नववर्ष वाला, है ना? इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां से प्रश्न रखना बंद कर दिया हूं। मैं नहीं चाहता कि जो एक बार पढ़ा दिया बार बार उसी को पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं आपको कितना जो है नया से नया चीज से इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि एग्जाम में आपको काम आए, है ना? इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा यहां से मैंने बता रखा है भैया पोंगल कितने दिन चलती है? तो पोंगल 4 दिन चलती है ना? मकर बिलक्कू के मौके पे बंगाल के अंदर कौन सी मेला होती है ना? मैंने बता रखा है, तो गंगा सागर मेला होती है ना? वहां पे बंगाल में नवरात्रा त्योहार होता है। ठीक है, बंगाल में जो है नवरात्रा त्योहार होता है ना? और गंगा सागर मेला लगती है। इसके अलावा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति किस महीने की त्योहार है? अगर आपसे कोई पूछे तो ये जनरली 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति में किस देव की पूजा होती है? तो सूर्य देव की पूजा होती है। उत्तरायण नामक त्योहार मकर संक्रांति का ही प्रारूप है, किस राज्य में होती है? तो आपका गुजरात में होती है। मकर बिलक्कू कहाँ पे होती है? तो ये आपका केरला में होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? देखिए आज तक एग्जामिनर आपसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक क्वेश्चन पूछते आया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयास से लागू करवाया गया, है ना? तो ये आपका आंसर होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट? तो यहाँ पर हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक और कृति बहुत अच्छा करे हैं इन्होंने, यही मैंने रख लिया। वेयर डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस्टेब्लिश द स्कूल फॉर गर्ल्स, है ना? तो ये आपका कोलकाता के अंदर, कलकत्ता था उस समय, कलकत्ता के अंदर करा गया था। अब देखिए इस फॉर्म में जो भी प्रश्न है मैं यहीं पर ही बताऊंगा, है ना? सावित्रीबाई फुले तथा ज्योतिबा फुले। अब देखिए ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करे थे कि कब? 1873 में। कहां पर? मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के साइड में, है ना? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बात तो अलग से, तो समाज पे चले गए हम, है ना? सावित्रीबाई फुले को इंडिया में प्रथम महिला टीचर की उपाधि दी गई है। महिला शिक्षिका, महिला शिक्षिका की उपाधि किसे मिली है भैया? तो सावित्रीबाई फुले को। ये तो थे एडिशनल, है ना? अब देखिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले बालिकाओं के लिए जो है विद्यालय सबसे पहले कहां बनवाए थे? पुणे के अंदर। इंडिया में सबसे पहले जो है विद्यालय इन्होंने दोनों दंपति जो है मिलकर बनवाए थे, राइट? इसके अलावा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, अब देखिए ये था विद्यालय और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो जो लेडीज के लिए यूनिवर्सिटी बनाए गए, ये बनवाए थे डीके कर्वे साहब। कौन? डीके कर्वे साहब। ये 1916 में मुंबई में ही खोला गया था, यानी विद्यालय भी मुंबई में और आपका यूनिवर्सिटी भी मुंबई में, है ना? जो है लेडीजों के लिए, है ना? कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बनवाए थे, लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी है ना? कहाँ पे बने थे? डीके कर्वे द्वारा, मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान 1920 ईस्वी में जो है मतलब
खोले थे, है ना, ये मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अच्छा, अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़े रहे, तो ये भी आपका सर सैयद अहमद खान ही आपका आंसर हो जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है चलाया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा जो अगला हमारा प्रश्न है कि इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत, इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत जो होती है ना, ये मतलब इस नववर्ष के शुरुआत में या फिर उपलक्ष्य में मुस्लिम समुदाय द्वारा या फिर इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा मनाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। भैया नववर्ष से तो बहुत पूछ लिए हर स्टेट का, तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि भाई साहब जो इस्लाम समुदाय के लोग हैं ये नववर्ष में कौन से त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक न्यू ईयर, है ना। तो इनका नाम है भैया मुहर्रम। मुहर्रम जो है ये इस्लाम धर्म में उनका नववर्ष होता है, समझ गए। एक त्योहार का नाम मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे, नवरोज, ये है पारसी धर्म का त्योहार और इनके शुरुआत करने का श्रेय जो है सल्तनत कालीन बलबन को दिया जाता है जो गुलाम वंश के थे। ठीक है, इसके अलावा एक मैं और बताऊंगा कि पारसी धर्म का त्योहार जो पवित्र ग्रंथ है ये जेंद अवेस्ता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जेंद अवेस्ता। मुस्लिम धर्म के हो जाएंगे कुरान, ईसाई के हो जाएंगे बाइबल, और आप तो जानते ही हैं हिंदू धर्म में, है ना। तो इसके अलावा इतने सारे आपको जानने हैं, है ना। इसके अलावा मिलाद उन नबी एक त्योहार होता है इस्लाम धर्म में, है ना, ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेलोवीन महोत्सव यूरोपियन कंट्री में 31 अक्टूबर को फिक्स डेट है, इस दिन मनाई जाती है हेलोवीन फेस्टिवल। ये भूतिया फेस्टिवल है हेलोवीन फेस्टिवल, इसे जो है यूरोपियन कंट्री में मनाते हैं, 31 अक्टूबर फिक्स डेट है। 31 अक्टूबर को आप लोग बताइएगा कि इंडिया में हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि आप कितने पानी में हो, है ना, आप कितने पानी में हो। 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। मैं इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ था, लेकिन एक घटना से रिलेट करके कोई भी चीज नहीं मनाते, लेकिन एक घटना से रिलेट करके हम बहुत बड़ा दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिसमस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। चलते हैं आगे जी, है ना। अगला हमारा प्रश्न है योजना वाहिनी। देखिए ये स्कीम का नाम है वाहिनी योजना। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराता है। यह किस राज्य सरकार का है। योजना वाहिनी प्रोवाइड्स फ्री सैनिटरी पैड्स टू गर्ल्स गोइंग टू हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल। इट्स बिलोंग टू व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया ये सिक्किम राज्य में चलाया गया जो है स्कीम है योजना वाहिनी, जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक के विद्यालय जाने वाली जो लड़कियां होती है जनरली, है ना, मतलब 12 से ऊपर की रख लीजिए, तो उनको जो है सैनिटरी पैड जो है निःशुल्क दिया जाता है ना। ये जागरूकता फैलाने वाली स्कीम है, आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा पंचामृत योजना, ये उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती से संबंधित है। इसके अलावा लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश में जो माता बहन है उनकी स्थिति में आर्थिक छूट के मदद से जो है उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना इस योजना का जो है लक्ष्य है। इसके अलावा लोसांग, अब देखिए मैं सिक्किम की बात कर रहा था, ये प्रश्न का बेस क्या है, सिक्किम स्टेट है तो, है ना, तो सिक्किम से यहाँ पे मैं कुछ मसाला है जो आपको लेना चाहिए। लोसांग त्योहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। सागा देवा फेस्टिवल ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। साथ ही साथ सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा चोटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम राज्य का गठन आपसे पूछा जाता है 1975 में होती है। सिक्किम के लिए संवैधानिक संशोधन पूछी जाती है, 36th अमेंडमेंट होती है। सिक्किम किस नंबर के, कौन से नंबर के जो है आपके स्टेट बने थे ये भी पूछा जाता है, तो 22वें नंबर के स्टेट बने थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है सिक्किम के रिगार्ड में। इसके अलावा मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह किन दो देशों के बीच पाइपलाइन है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, यहाँ पे जो है आपका फ्रेंडशिप काट दीजिएगा, मैत्री ही मुझे लिखना चाहिए था क्योंकि इसका नाम दिया गया है। ठीक है, मैत्री पाइपलाइन हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। इट इज अ पाइपलाइन बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। तो भैया ये जो है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित जो है पाइपलाइन का नाम है मैत्री पाइपलाइन। आपको याद होगा कि भारत और बांग्लादेश
बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस भी चलाई गई थी, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस भी चलाई गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना, 2008 में चलाई गई थी शायद, है ना, 2008 में। इसका इसमें जरा कंफर्म कर लेना भैया, मैत्री एक्सप्रेस का, है ना, 2008 में ही चलाया गया था। थोड़ा इसको जो है कंफ्यूजन में मैं हूँ, है ना, थोड़ा देख लीजिएगा कि मैत्री एक्सप्रेस कब चली थी भैया, ठीक है, 2008 में या फिर 2014 में, 2008 में चला था, देख लीजिएगा फिर भी, है ना, 100% नहीं हूं मैं इसमें। लेकिन मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चला था, और जो एक समझौता एक्सप्रेस है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, ठीक है। तो जो मैत्री पाइपलाइन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है चलाई जा रही है। यह पाइपलाइन जो है भारत के जो आपका यहाँ पे भारत के जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे एक तेल रिफाइनरी कंपनी है, यहाँ से डीजल की सप्लाई जो है बांग्लादेश तक करेगी, राइट, समझ गए। इसके अलावा बांग्लादेश का उदय कब होता है, 16 दिसंबर 1971 को, राजधानी ढाका है, मुद्रा जो है इसका टका है। सल्तनत काल में टका मुद्रा कौन चलाए थे ये भी कमेंट कर दीजिएगा भैया, अच्छी मेहरबानी होगी। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होती है। देखिए डेंगू बुखार जो है ये मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक बुखार होता है, अगर तख्तान नहीं किया गया, मतलब ध्यान नहीं दिया गया तो काफी बड़ा मामला हो जाता है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ व्हिच मॉस्किटो, तो भैया ये एडीज एजिप्टी, ये भी मादा ही होते हैं, ये भी मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से जो है डेंगू बुखार हो जाते हैं। इसका एक रूप चिकुनगुनिया भी है, चिकुनगुनिया, है ना, चिकुनगुनिया एक बीमारी की नाम है, इसी का अपरूप है ना। तो ये जो बीमारी है ये एडीज मच्छर काटने से होती है। इसी प्रकार से मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया का जो परजीवी है इसका भी नाम पूछ देता है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम, प्लाजो बोल दोगे तो पहनने वाला कपड़ा हो जाता है, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से जो है आपका मलेरिया नामक रोग फैलता है, और मलेरिया का खोज जो है रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने करा था, है ना। इसके अलावा इसमें कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है ना। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होती है, निद्रा रोग, और एक आपका कालाजार रोग होता है, वो सिकता मच्छी के काटने से होता है, मच्छी नहीं मक्खी, है ना। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन से अम्ल होते हैं भैया, तो फॉर्मिक अम्ल, इसे ही मेथोनोइक अम्ल भी कह देते हैं, है ना। तो फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल जो है चींटी या मधुमक्खी के डंक में होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हाँ, सांप के डंक में ये नहीं डाल दीजिएगा, अगर यही चीज होता तो भाई क्या था, है ना, डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है। इसके अलावा इसीलिए सांप वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। किस गुप्त शासक में परम भागवत की उपाधि धारण की थी। व्हिच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भागवता। देखिए परम भागवता जो है ये आपका समुद्रगुप्त जो है टाइटल लिए थे। अशोक जो है इनको देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, यानी भगवान का प्यारा कहा जाता है सम्राट अशोक को। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और इन्हीं के काल में जो है फहियान नामक यात्री भारत आए थे। अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है, बिंदुसार को अमित घात कहा जाता है ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए कविराज भी कहा जाता है ना, कविराज भी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता है। इसके अलावा बाबर को कलंदर कहा जाता है। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 12 या 13 उपनाम बताए हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने इसी एमटीएस के एग्जाम में 4 बार उपनाम से क्वेश्चन आते देख लिया हूँ इन्हीं आंखों से। तो हो सकता है कि इन 12 में से 1-2 नंबर आपको दिलाए, है ना। अगला जो हमारा, अच्छा यहाँ पे कुछ और बता दूं तो ज्यादा बेटर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक दादा भारत का बिस्मार्क भी इस फॉर्म में पूछा जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल साहब को जो है भारत का बिस्मार्क, भारत का आयरन मैन यानी लौह पुरुष, ये सभी वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एकता दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जो मैं इसी वीडियो में सवाल किया था। अगर जो आपने कमेंट किया तो ठीक, नहीं कमेंट किया तो 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाई जाती है, जिस दिन हेलोवीन फेस्टिवल होती है, ठीक है। और इसी दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस अवसर पे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं आगे।
इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाए थे, 1000 खंभा वाली महलों का निर्माण करवाए थे, सीरी का किला बनवाए थे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, पश्चिमी घाट स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट, इन द वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये आपका दोदा बेटा जो है पश्चिमी घाट स्थित नीलगिरी पहाड़ी में सबसे बड़ा चोटी, मतलब ऊंचा कहना पड़ेगा, जो चोटी है ये आपका दोदा बेटा है। वैसे ओवरऑल वेस्टर्न रीजन की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई या अनाईमुदी, जो कहाँ पे भैया? केरल के अंदर है। लेकिन ये स्पेसिफिक पूछ रहा है आपका नीलगिरी पहाड़ी में, तो दोदा बेटा हो जाएगा, जो सौदर्न भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। पहला हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का अन्नामलाई है, और मतलब वेस्टर्न रीजन का भी हाईएस्ट पीक है, और दूसरा दोदा बेटा है जो साउथ भारत का भी दूसरा हाईएस्ट पीक है, राइट। इसके अलावा दोदा बेटा अगर कैसा पर्वत का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए, है ना, तो दोदा बेटा जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो केरल में। अच्छा, पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर के समथिंग, ठीक है। इसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब स्टेट को जो है कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है ये चीज, है ना, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, अरावली। अरावली पर्वत को दुनिया की सबसे ओल्ड माउंटेन मानी जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भैया अरावली ही बता देना चुपके से, ठीक है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा भारत की सबसे प्योर पीक है, जो भारत भूभाग में स्थित है, जो सिक्किम में है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी में आपको K2 भी दिखेगा, लेकिन K2 जो है POK वाले भूमि पर भी है, इसीलिए पूर्णतः भारत को समर्पित नहीं है। पूर्णतः भारत को जो समर्पित है ये आपका कंचनजंगा है। और विश्व में जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये आपका माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, जो पूर्वी घाट की चोटी है। इसके अलावा महेंद्रगिरी भी उड़ीसा के अंदर ही है, जो सेकेंड चोटी हो जाएगी। पारसनाथ की चोटी ये झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। बाद बाकी मैकाल पर्वत, अमरकंटक की चोटी, ये सभी कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कालसूबाई ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, कालसूबाई, है ना। गौरलोटा ये छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक है ना। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स ये कहां पे है? तो ये मेघालय के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ विक्ट्री सिटी? सलमान रुश्दी। देखिए, जो मैंने पुस्तक पढ़ाया है ना आपको, उसके अंदर जो भी चीज छपे है ना पुस्तक वाला बात, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। जो मैंने नहीं दे पाया उसमें ये चीज बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि PDF भी दे चुका हूं। तो सलमान रश्दी। सेटनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये भी सलमान रश्दी की पुस्तक है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, चेतन भगत। 2020 रिवोल्यूशन, ये भी चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, है ना, तो ये चेतन भगत, है ना। इसके अलावा हाफ ए लाइफ, ये BS नायपाल। लज्जा, तस्लीमा नसरीन। इस पुस्तक पे एक बार विवाद उठी थी लज्जा पे, ठीक है, तो लज्जा भी एनिशिएंट फॉर्म में पूछ देता है स्टैटिक जीके के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक आपका लियांजो द विंसी की पुस्तक है ना, तो ये भी आपसे पूछ देता है। लियांजो द विंसी बहुत बड़े जो है, तो इनका भी एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में आ जाता है इनिशियल फॉर्म में, मतलब स्टैटिक्स जीके के अंदर, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। मोनालिसा, अभी याद आ गया भैया, मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा वस्तुतः एक पेंटिंग है ना, तो ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा भारत में एशियाई खेल का दोबारा आयोजन कब हुआ था? व्हेन वाज द एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड अगेन इन इंडिया? तो सबसे पहले तो 1951 में शुरुआती संस्करण की मेजबानी ही दिल्ली में हुई थी एशियन गेम्स की, है ना। और ये 1982 में सेकेंड टाइम हुआ। पिछला एशियन गेम 2018 में इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल भी इंडिया के अंदर हो चुकी है 2010 ईस्वी के अंदर।
अंदर दिल्ली में। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला जो हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। भारत 61 पदक जीतते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भारत को जो है 4th पोजीशन मिला था, ऑस्ट्रेलिया को पहला मिला था बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ में। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगी ना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। इसके अलावा जो शुरुआती कॉमनवेल्थ गेम की जो मतलब एडिशन था, ये 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। भारत जो भाग ले रहे थे 1934 से भाग ले रहे थे। और जो आपका ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन वाला, ये 1896 में स्टार्ट हुआ था और भारत यहाँ भाग लिए थे 1900 में। जो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। और इत्तेफाक से 2024 में जो ग्रीष्मकालीन यानी मेन वाली ओलंपिक होगी, ये भी पेरिस के अंदर ही होगी, है ना। ये सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसके अलावा टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टापू, है ना। टापू फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो भैया ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, ये युद्ध वाला नृत्य है, टापू नृत्य। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सोलुंग त्योहार, मोपिन त्योहार, युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, लोसर त्योहार, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जो है विशेष आकर्षण है। देखिए लोसर त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर जो है आप मना सकते हैं, फ्री है। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्मावलंबी का त्योहार है और बौद्ध धर्मावलंबी जहां जहां रहेंगे वस्तुतः मनाए जा सकते हैं। हालांकि सभी नहीं मनाते होंगे, है ना, लेकिन इनमें तादाद ज्यादा है, तो ये तीनों स्टेट में आपको जो है आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लोसर के लिए। नाम दफा नेशनल पार्क भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहले इसे नेफा कहा जाता था, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। इसके अलावा बाबर और मेदिनी राय के बीच निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध लड़ी? कुछ छूट रहा है नहीं। बाबर और मेदिनी राय के बीच निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? Which of the following battles was fought between बाबर एंड मेदिनी राय? देखिए बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, है ना। इसमें मैंने कोड भी बता दिया था आपका, है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ, इस प्रकार से मैंने आपको बता रखा है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और मृत्यु, है ना। तो ये थे आपका ईस्वी 1526, 27, 28, 29 और 30। तो 1528 में आपका चाय वाला युद्ध होगा, यानी चंदेरी का युद्ध होगा, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजय हुए थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय 1526, है ना। पानीपत की यहाँ पे गलती हो गई है ना। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में, ये खानवा का युद्ध लिख लीजिएगा, खानवा का युद्ध लिख लीजिएगा। यहाँ पे पानीपत की सेकेंड युद्ध लिखा गया है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजय होता है। ठीक है, तो यहां से एक अलग फैक्ट कर लीजिएगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में जो हुआ, ये आपका खानवा का युद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, पानी पियो, खाना खाओ। अब चाय का बारी है, तो चाय वाला ये प्रश्न था। चंदेरी का युद्ध 1528। अब इसके वाला घाघरा आ जाएगा, तो घाघरा का युद्ध 1529, मोहम्मद लोदी और बाबर, और फिर 1530 में बाबर ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी हो या टिकी हो, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं, है ना। इफ एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कंट्री देन व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड? तो भैया ये कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। इस प्रकार के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं कि भैया आया और जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। ये बिन बुलाए जीजा जी आ जाते हैं, फिर जाते ही नहीं है ना। तो ये दीर्घकालिक बेरोजगारी, एक बार आ गए ना जीजा जी तो निकलेंगे ही नहीं घर से, है ना। तो ऐसे ही ये बेरोजगारी भैया, एक बार आ गया तो फिर जाता नहीं, तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है। आपके घर में मतलब आपके जो एग्जाम है, यहाँ पे बेरोजगारी से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, लेटेंट यानी गौण बेरोजगारी क्या होती है, दीर्घकालीन बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, अल्प बेरोजगारी क्या होती है। तो मैंने मोटे मोटे तौर पे जो 3-4 एग्जाम में आते हैं वो मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी देश में अगर बेरोजगारी आके जाने का नाम ही न ले, तो इसे दीर्घकालीन, है ना, लॉन्ग टाइम बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना। और ऐसी बेरोजगारी जिसमें अर्थव्यवस्था में जो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें जो है आपके उतार चढ़ाव यानी जो है घटना बढ़ना, ऐसी स्थिति के कारण जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होता है, इसी को जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी के हिसाब से रोजगार नहीं पाना, इस बेरोजगारी को जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कैपेसिटी के हिसाब से रोजगार कहाँ नहीं लोग पाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाते हैं, है ना। मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए मेरे पास 2 कट्ठा ही खेत है
है, बिहार में भैया कट्ठा चलता है, यूपी वगैरह में बिस्वा चलते हैं, ठीक है। तो भैया मेरे पास मान लीजिए 2 ही कट्ठा खेत है और मेरे पास मजबूरी है क्योंकि गांव घर में कोई फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं कि मैं काम करूं, मैं पढ़े लिखे भी नहीं हूं। तो मैं क्या करता हूं, सवेरे उस खेत में जाता हूं, शाम को आता हूं, जाता हूं आता हूं, सब दिन लगा रहता है। उससे मेरा खाना जरूर चलता है और मुझे लगता है कि मैं रोजगार हूं, मैं एकदम जो है बैठारी नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मैं जितना कर सकता हूं उतना काम नहीं कर रहा हूं। मुझे अगर 20 कट्ठा खेत होता ना तो भी मैं करता, लेकिन न तो खेत है और न सेकेंड ऑप्शन है। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें कैपेसिटी का यूटिलाइज जो है बढ़िया से ना हो सके। इसके अलावा एक मौसमी बेरोजगारी होता है, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे आप मान लीजिए कि धान रबी और खरीफ की फसल है, उनके बीच में कुछ टाइम गैप होती है। तो बहुत सारे किसान तो जायद फसल कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे तादाद, और बहुत सारे नहीं कर पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि बहुत सारे चीज की अभाव होती है। तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ बेरोजगारी के फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद बाकी बेरोजगारी आप अच्छे से देख लें एग्जाम के लिए, क्योंकि बेरोजगारी से एक प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसको ठीक से बोलिए नहीं तो कुछ और हो जाएगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। इसकी मुख्यालय कहाँ है भैया, मतलब फॉर्मेशन कब हुआ ये पूछ रखा है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एस्टैब्लिश्ड, तो भैया ये 2015 में बना था। अगर आपको कहे कि इनके संस्थापक देशों में कौन 2 देश थे, तो एगो तो अपना भारत और एगो इनका फ्रांस, है ना। भारत और फ्रांस के सहयोग से जो है इसे स्थापित किए गए, और इसकी विचार विमर्श कब लिए गए थे, तो COP 21 में लिए गए थे, ठीक है। COP 21 में, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, जानते ही होंगे। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है ना। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। और इसके अध्यक्ष तो भारत है और उपाध्यक्ष भैया फ्रांस है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है फ्रांस है, तो इसे यहाँ पे उपाध्यक्ष कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो PDF है वो आपको रात को या अर्ली मॉर्निंग मिल जाती है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।